अभी भी नहीं चला। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि दीपक सर सीधा सामने बोर्ड रखते हैं और सीधा फॉल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत छोटी भी हो सकती है, जो बड़े बड़े टेक्नीशियनों को भी क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। अगर रास्ता ही उल्टा पकड़ लोगे, जाना पूर्व में है, पश्चिम की तरफ चले जा रहे हो, बोल रहे मंजिल क्यों नहीं मिल रही, तो कहां से मिलेगी भाई। आज के टाइम पे 90% टेक्नीशियन हर कंडीशन में सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, तो वो तो हो ही जाता है उनका। जो सीपीयू से होगा वो तो हो ही जाएगा, उसे वीडियो देखने से क्या फायदा। यार ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है फॉल्ट को फाइंड करने का, क्योंकि आपको स्कीमेटिक आता है तो आप उस तरह से बिल्कुल बिल्कुल फॉल्ट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ जो भी फॉल्ट रिपेयर किया जाता है, आप लोगों से लेके किया जाता है, कहीं हम अपने खुद के गोडाउन से उठा के नहीं लाते हैं। अगर हम वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखाओ जिससे किसी को नॉलेज मिले। इसलिए हमारे वीडियो कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो अच्छे आते हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। लेकिन कुछ सीखना है, स्कीमेटिक सीखना है, कुछ फॉल्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो वीडियो में कुछ ऐसा दीजिए या ऐसा देना चाहिए जो किसी के काम आए। इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन आता है, बोलते हैं ना, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं दिलीप रामवानी मोबाइल गुरु एडवांस टेक के इस मंच से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम बैठे हुए हैं जनवरी की क्लास में, और जहां पे हम लोगों ने ऑडियो का सेशन था वो कल खत्म किया, और आज है लाइव प्रैक्टिकल का दिन। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ ऑडियो के ऊपर प्रैक्टिकल, जो कि केसेस हैं हमारे स्टूडेंट्स के ही, और बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने जा रहा है ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यू आप इसको देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आप जैसे और टेक्नीशियनों को भी मदद मिल सके। तो आइए लेकर के चलता हूं दीपक सर की टेबल पे और जानते हैं क्या फॉल्ट है और उसको किस तरीके से ट्रेस करना है। आप सभी को पता है दीपक सर की जो ट्रेसिंग है वो बहुत अल्टीमेट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। चाहे आप बेसिक काम कर रहे हो, चाहे आप एडवांस लेवल के टेक्नीशियन हो, बहुत कुछ सीखने को मिलना है। तो चलिए चलते हैं दीपक सर के पास। मेरा नाम जगदीश कुमार है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं सर की वीडियो काफ़ी समय से देख रहा था और थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, जो भी है जितना मेरे से हो सकता है। तो 4 से 5 साल 6 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। मैंने सर की वीडियो काफ़ी समय से देखी, तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना जाया जाए ट्रेनिंग लेने के लिए। तो एक मेरे पास 50 फ्यूजन सेट आया था। इसमें स्पीकर, रिसीवर, माइक तीनों वर्क नहीं कर रहे। सीपीयू, फ्लैश या ऑडियो कोडेक वगैरह जितनी भी मैंने चेंज कर ली जो मेरे से हो सकता था, पर मेरे से नहीं हो पाया। तो मैं आईसी भी निकाल के लेकर आया हूँ। तो एक बार देखते हैं बनता नहीं बनता। तो सर के पास आया मैं, तो देखते सर कर पाते ना कर पाते। तो एक बार नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोबाइल गुरु एडवांस टेक में। जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल गुरु हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता है। तो आज फिर हमारे पास एक फ़ोन है जो कि मोटोरोला का H50 फ्यूजन है, और ये 5G सेट है, और इसमें प्रॉब्लम है ऑडियो की जी। और इसके साथ इन्होंने हमें आईसियाँ दी हैं जो निकाल कर लाए हैं, जो इन्होंने लगाई नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत कर चुके हैं। ये इसमें सारे एम्पलीफायर्स, जितने एम्पलीफायर लगे हुए हैं, 2 वो भी ये बदल के देख चुके हैं, रिवॉल्व करके देख चुके हैं, ऑडियो आईसी बदल के देख चुके हैं, रिवॉल्व करके देख चुके हैं, यूएफएस और सीपीयू भी रिवॉल्व करके देख चुके हैं, फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सॉल्व नहीं हुआ है। और वैसे भी इन्होंने बोल ही दिया है कि देखते हैं सर बना पाते हैं कि नहीं, तो ये तो खतरनाक बात हो गई। तो चलिए देखते हैं। अब बने नहीं बने ये तो कुदरत के हाथ में है। एक अच्छी मेहनत, एक अच्छी कोशिश करना हमारे हाथ में है। तो कभी हमें ये नहीं समझना है कि किसी ने हमको चैलेंज दिया है, या मतलब ईगो पर नहीं लेना होती कोई भी बात, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक पीसीबी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 100% सारे के सारे सेट बन ही जाएं। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि वो सेट में फॉल्ट ना मिले, क्योंकि जो कंपनियां फ़ोन बनाती हैं, जो स्कीमेटिक बनाते हैं, जो मदरबोर्ड बनाते हैं, वो भी फॉल्ट नहीं ढूंढ पाते हैं। उनको भी एक थर्ड पार्टी चाहिए होती है डीबगिंग के लिए। वो इस पर अलग से ही एक टीम बिठाते हैं जो डीबगिंग करती है, फिर फॉल्ट ढूंढ पाते हैं। तो सोच लो, जो बनाने वाला ही नहीं ढूंढ पाता है, जिनको थर्ड पार्टी अप्रोच लगानी पड़ती है, तो फिर हम तो एक छोटे से टेक्नीशियन हैं। कोई नहीं, फिर भी यहाँ पर बात ईगो की नहीं होगी, बात होगी एक सच्ची और अच्छी
कोशिश करने की, मेहनत करने की, और कहते हैं जो सच्ची मेहनत करता है ईश्वर उसका साथ जरूर देता है। तो देखते हैं हम इसमें कितनी सफलता पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक आईसी यहाँ पर निकली रखी है और एक पीछे साइड होगी, एक यहाँ पे लगनी है और एक आईसी यहाँ पे लगनी है। ठीक है, तो 2 आईसियाँ ये लेकर आए हैं और इन्होंने यहाँ पर देख रखी हैं मुझे। दूसरी बात, इसमें 2 आईसियाँ लगी नहीं हैं एक, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या प्रॉब्लम है, इसमें माइक नहीं चल रहा है, इसमें आपका स्पीकर नहीं चल रहा है, इसमें आपका रिसीवर नहीं चल रहा है। तो इसमें तीन चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो जब 3 चीज़ें नहीं चल रही हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो तीनों के कनेक्शन इन दोनों आईसियों से हैं या तीनों के कनेक्शन अलग अलग हैं। तो हम वो समझेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे हमें काम कहाँ करना है। तो चलिए इसके लिए इसका स्कीमेटिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका स्कीमेटिक है आपका मोटरोला H50 फ्यूजन 5G। तो इसमें हम चलते हैं और देख लेते हैं जो आईसी थी वो कहाँ लगी हुई है और उसका नंबर उठा लेते हैं। एक आईसी यहाँ दिख रही है, इसका नंबर लेते हैं। तो ये आईसी जो है वो एक किसके लिए है वो देख लेते हैं, रिसीवर के लिए। तो एक एम्पलीफायर है जो रिसीवर के लिए है, पावर एम्पलीफायर फॉर रिसीवर। और इसके पास एक और लगा है पावर एम्पलीफायर फॉर स्पीकर, जो कि नीचे सबबोर्ड में होता है, ये उसके लिए है। तो रिसीवर स्पीकर के लिए 2 अलग आईसियाँ लगी हैं, आप देख सकते हो। आईसी का नंबर है FS1945FU2302। इसके साथ हम एक और आईसी देख रहे थे जो रिसीवर के लिए थी। उस आईसी का नंबर भी सेम है लेकिन लोकेशन नंबर अलग है, मतलब इसमें 2 आईसियाँ लगी हैं सेम नंबर की। तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो एक रिसीवर के लिए है, एक स्पीकर के लिए है। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या दोनों में सेम कनेक्शन है। अगर सेम कनेक्शन है तो मतलब एक ही कनेक्शन के खराब होने से दोनों आपके रिसीवर और स्पीकर दोनों बंद हो सकते हैं। तो कनेक्शन देख लेते हैं सेम। जैसे इसमें लिखा है आपका SB-I2S डाटा 0, SB-I2S डाटा 1, SB-I2S WS, SB-I2S SCK। तो देख लेते हैं क्या ये दोनों सेम हैं, क्योंकि ये हमारा डाटा है जो CPU से आता है आपके एम्पलीफायर तक। तो अगर ये सेम हो तो इनसे भी दिक्कत हो सकती है कि दोनों बंद हो जाएं। तो ये दूसरी आईसी है, इस पर देख लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर जो CPU से आने वाले डाटा क्लॉक एकदम सेम है, जो कि हमारे ऑडियो के डाटा हैं। अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन डाटा क्लॉक, क्या ये भी सेम है। तो कम्युनिकेशन डाटा क्लॉक में देख सकते हैं आप APPS I2C SCL, APPS I2C SDL। तो क्या ये दोनों सेम हैं? तो ये भी देख लेते हैं हम, बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है। अब जो इंटरप्ट है, रीसेट और इंटरप्ट, ये दोनों अलग होते हैं। ये दोनों कभी भले कितनी आईसी लगी हो, ये दोनों अलग ही रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम, आपका यहाँ लिखा है रिसीवर स्मार्ट पा इंटरप्ट, स्मार्ट पा रिसीवर रीसेट। तो यहाँ मतलब रिसीवर के लिए इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है। इसमें फिर स्पीकर के लिए लिखा होगा दूसरी आईसी में, ये देखिए स्पीकर पा इंटरप्ट और स्पीकर रीसेट। तो स्मार्ट पा स्पीकर रीसेट और स्पीकर स्मार्ट पा इंटरप्ट, तो ये दोनों तो सेम अलग ही होते हैं और इनका काम जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनमें से कोई लाइन गड़बड़ होने की वजह से दोनों आपके जो हैं रिसीवर और स्पीकर बंद हो गए। फिर बात आती है माइक की। तो इसमें तो कहीं माइक का ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि ये ऑडियो के एम्पलीफायर हैं जो सिर्फ स्पीकर पे काम करते हैं, इनमें माइक का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो माइक कहाँ से चलता है? माइक चलता है कोडेक आईसी से। तो एक बार देख लेते हैं माइक आया कहाँ से है, कोडेक आईसी कहाँ लगी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा इसके B2B कनेक्टर पे। तो यहाँ पर एक कनेक्टर यहाँ है और एक कनेक्टर यहाँ है, तो दोनों कनेक्टर हैं। हम एक एक करके दोनों पे देखेंगे माइक किस पर आया है। तो इसका नंबर सेलेक्ट करते हैं
यहाँ सर्च करते हैं और देखते हैं क्या इसमें माइक की कोई लाइन है। तो इसमें तो आपको सिम का दिख रहा है, हाँ माइक का दिख रहा है। यहाँ लिख रहा है ए माइक 1 इन पॉजिटिव, ए माइक 1 इन माइनस। तो एक प्लस एक माइनस की लाइन है जो माइक की है, माइक वाइज। तो इसी में हमें माइक की लाइन मिल जाती है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो माइक है वो किस आईसी पर जा रहा है। तो कोई भी लाइन को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैपेसिटर जो है एनसी है, तो यहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। तो ये लाइन जा रही है यहाँ पर एक आईसी में जो है U2201, जिसमें सारे माइक इसी में जुड़े हुए हैं। तो ये आईसी है कहाँ, इसको हम पता करते हैं लेआउट में, और लेआउट में देखते हैं कहाँ है। तो ये आईसी जस्ट CPU साइड कैमरा होल के नीचे देखने को मिलेगी। तो CPU साइड हम देख लेते हैं कहाँ लगी है। ये CPU साइड कैमरा होल के जस्ट नीचे, मतलब ये वाली। तो ये जो आईसी है ये यहाँ पर आपकी ऑडियो आईसी, कोडेक आईसी है। तो फिर देख लेते हैं हम इसका स्कीमेटिक। क्या इसमें भी उसकी लाइनें आ रही हैं एम्पलीफायर की, जो दोनों एम्पलीफायर में जा रही, हो सकता है इसमें भी आ रही हो, इसकी वजह से तीनों के तीन बंद हो गए हों। अगर इसमें उसकी लाइनें नहीं हैं, क्योंकि वो एम्पलीफायर में दो एम्पलीफायर लगे हैं, जो एक रिसीवर के लिए है एक स्पीकर के लिए है, तो वो दोनों बंद हो सकते हैं एक ही लाइन से। अगर इसमें भी आई है तो ये भी बंद हो सकती है, और नहीं आई तो नहीं हो सकती। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर रीसेट इसका खुद का है। यहाँ पर जो इसका डाटा क्लॉक है वो अलग ही प्रोटोकॉल में है, SWR साउंड वायर के नाम से जो होता है। वो इतने सारे जो है वो डाटा क्लॉक आपके CPU से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब एम्पलीफायर वाला डाटा तो यहाँ पर नहीं है, न क्लॉक है। और कहीं कोई ऐसा टर्म यूज हो रहा हो जो दोनों का सेम हो, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं है जो एम्पलीफायर से जुड़ा हो। तो मतलब ये सेपरेट आईसी है और एम्पलीफायर सेपरेट आईसी है। तो दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं। एक स्पीकर रिसीवर चला रहा है तो एक आपका माइक चला रहा है। तो फिर दोनों एक साथ बंद कैसे हो सकते हैं? अब दोनों एक साथ बंद होने के कारण क्या हो सकता था कि भाई हमारा यहाँ कोडेक बंद हो गया, वहाँ एम्पलीफायर बंद हो गया। तो इनका कोई कॉमन कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ, वो ही ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से बंद हो जाए, कॉमन। तो ऐसा तो कुछ इसमें कॉमन नहीं है, फिर भी ये बंद है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ कॉमन मिल सकता है हमें। तो बिल्कुल देखेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अभी इसमें माइक भी काम नहीं कर रहा है ना? माइक भी काम नहीं कर रहा है। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि माइक काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कनेक्शन मुझे नहीं दिखा जिससे कि आपका रिसीवर स्पीकर जुड़ा हो। तो मुझे लग रहा है कि शायद माइक काम कर रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि माइक काम कर रहा हो। आप हो सकता है गलतफहमी में हो, कभी कभी ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं। पहले एक बार माइक को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि माइक के कनेक्शन मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कि इन दोनों से एक दूसरे से कनेक्टेड हों। तो एक बार वॉइस रिकॉर्डर चालू करते हैं और देखते हैं माइक काम कर रहा है कि नहीं। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पर माइक काम नहीं कर रहा है, कोई भी हलचल नहीं आ रही है इसमें। तो माइक तो अभी इसमें माइक सच में ही काम नहीं कर रहा है। तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से माइक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा था जो एक साथ में कनेक्टेड हो, फिर भी माइक काम नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल हमें ये प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो रिसीवर स्पीकर अलग है और माइक अलग है, फिर भी दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिसीवर स्पीकर और माइक, इनकी लाइनें एक साथ CPU पे जा रही होती हैं। कहीं मान लो शील्ड आपकी जो है खींचने में उखड़ गई या खिंच गई, उसके वजह से कई बार क्या होता है वहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाती है।
तो अब ऐसा हो सकता है कि इसकी सीपीयू से लाइनें ब्रेक हों, तो इस वजह से हो सकता है कि आपके दोनों तीनों बंद हों। तो हम एक बार क्या करेंगे, आईसीयां निकली रखी हैं इनकी एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर सारे दोनों एम्पलीफायर की हम रीडिंग लेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है हमें कोई लाइन ओपन मिल जाए, कोई लाइन हमें शॉर्ट मिल जाए, फिर हम कोडेक इसकी नहीं निकली है, फिर हम बाद में कोडेक भी निकालेंगे, क्योंकि माइक नहीं चल रहा है तो हम उसकी भी जीआर लेंगे। तो हम 1 बाय 1 चीज़ों को सही करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, कूल टेस्टिंग। अगर इसमें आईसी लगी होती तो हम सबसे पहले हॉट टेस्टिंग करते, क्योंकि आईसी निकालने से पहले हॉट टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। हॉट टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं, डीएसओ सिग्नल चेक कर लेते हैं, रिसीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं आईसी निकालने का, फिर जीआर लेने का। तो कभी भी डायरेक्ट आईसी नहीं उठानी है, आईसी उठाने से पहले आपको हॉट टेस्टिंग कर लेनी है, आसपास की कूल टेस्टिंग कर लेनी है, सिग्नल टेस्टिंग कर लेनी है, उसके बाद आईसी को उठाना है ना। जब हमें पता अब भाई मजबूर हो गए, अब आईसी उठा के ही चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट अटैक नहीं करना है कि बस सीधा उठाए और आईसी उठा ली। ठीक, तो इसकी पहले हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं उन आईसीओं की जो निकली पड़ी हुई हैं। तो कूल टेस्टिंग के लिए हमें मल्टीमीटर को रखना पड़ेगा डायोड मोड में, और डायोड मोड में रखने के बाद जो आईसी है उसकी हम एक एक पिन को चेक करेंगे, डायोड मोड में जीआर लेंगे और हम समझेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत है। तो दोनों को साइड साइड में रख लेते हैं, स्कीमेटिक को एक साइड और हमारे कैमरा के व्यू को एक साइड। तो सबसे पहले हम जो एम्पलीफायर चेक कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम साइड में उसकी आईसी ओपन कर ली है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारी पहली पिन है A1। A1 पर लिखा है रीसेट, यहाँ रीसेट लिखा है। तो एक बार हम A1 की जो है वो वैल्यू चेक करते हैं कितनी आ रही है। तो रेड प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे और ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 409 समथिंग रीडिंग है जो कि रीसेट की है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमारा A2 देखते हैं, तो A2 जो है हमारा कहाँ पर है, A2 यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो A2 पर लिख रहा है BCL के, तो हमें A2 की वैल्यू चेक करनी है BCL के, जो कि 409 है। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, A3 LRC के, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर है आपका 411, ये भी ठीक है। फिर क्या देखेंगे, A4 SCL 419, A5 देखेंगे 420। अब आप मुझे बताइए कि जैसे A हमने देखा A4 419 जो कि हमारी SCL है, ठीक है ना। और अगली है हमारी कौन सी है, SDA 420। क्या ये रीडिंग सही है? सही है ना, ये रीडिंग एकदम ओके आ रही है। अब A6 यहाँ पर कहाँ है, A6 सबसे नीचे VRDIG, ये है क्या, देख लिया क्या है। अब आप बता सकते हैं यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, OL आएगी, OL आ रही है। तो यहाँ पर OL एकदम सही है। फिर हम देखेंगे B1 है कौन, डाटा आउट। तो B1 B2 दोनों पर वैल्यू देखेंगे। तो B1 की वैल्यू 411 ओके है, B2 की ओके। B3, अब B3 और B4 दोनों ग्राउंड दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं ग्राउंड, B3 B4 B4 ग्राउंड दिख रहा है, तो देखो यहाँ ग्राउंड है। B3 कहां पर है, B3 ये भी ग्राउंड है, तो दोनों ही ग्राउंड है, तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है क्या, B5 देख लिया, B6 B4 देख लिया ना। B5 पर क्या है आपका, यहाँ पर B5 पर है इंटरप्ट, यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो V5 पर वैल्यू देखते हैं, V5 की वैल्यू देखो 415।
सही है। B6 कहां पर है? B6 यहां VDD। अब V6 आप देखो 1.8 की लाइन है, वैल्यू आएगी, तो V6 देख लेते हैं। B6 पर कितनी है? 117 की रीडिंग है। अब यहां पर V6 पे 117 की रीडिंग है, साथ में ये जो हमारा मल्टीमीटर है, ये 5 डिजिट मल्टीमीटर है और इसकी 150 तक ये क्या करता है? बीप देता है। तो इसकी बीप पर हम नहीं जाएंगे। नॉर्मल मल्टीमीटर 50 ओम तक ही बीप देता है, तो 117 की रीडिंग है, तो रीडिंग जरूर कम है, लेकिन हम अभी इस पर शक नहीं कर सकते जब तक कि हम इसकी वोल्टेज चेक ना कर लें, क्योंकि 1.8 है। अगर 1.8 आ रहा होगा तो लाइन ओके है, और नहीं आ रहा होगा 1.8 तो लाइन शॉर्ट है या लीकेज है। भाई 117 लीकेज ही मानेंगे, कम मानेंगे जब वोल्टेज ना आए तब। अगर वोल्टेज आ रहा है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। तो अभी हम इस पे सिर्फ एक सस्पिशियस समझ के छोड़ देंगे, चलो बाद में चेक करेंगे, हॉट टेस्टिंग में इसे वेरीफाई करेंगे। आगे चलते हैं, हमने देख लिया B, अब हम देख लेते हैं C। तो C1, C2, C3, तो C1 और C2 Vbat लिखा है और इस पर VPH आ रहा है, तो C1 C2 पर हमें क्या मिलना चाहिए? रीडिंग। उसके बाद C3 NC है तो OL आना चाहिए। उसके बाद C4 पर भी क्या आना चाहिए? OL आना चाहिए। C5 OL आना चाहिए। C6 पर भी OL आना चाहिए। तो हमने क्या देखा? C3, C5, C6, C4 सब पर OL है। C1, C2 इन पर वैल्यू है, बाकी सब पर OL है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो C1 304, 302 सेम, बाकी सब पर OL 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 OL। अब कहां चलेंगे हम C के बाद? D वाली लाइन पे। तो हमारा यहां पर D का देखें तो D1, D2, D3, D4, D5, D6 सब के सब क्या है? तो पूरी की पूरी लाइन पे क्या मिलना चाहिए आपको? ग्राउंड मिलना चाहिए। तो यहां ये देखो ग्राउंड है और पूरी लाइन आपस में जुड़ी हुई है, तो सबका सब ग्राउंड है। अब हम देखेंगे D के बाद E वाली लाइन। तो हम E में देखेंगे E1 कहाँ है हमारा? E1, E2, E3 तीनों लाइन एक साथ जुड़ी हैं और एक कॉइल के साथ उसी VPS से जुड़ रही हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो C1 C2 की वैल्यू E1 E2 E3 पर सेम मिलेगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो C1 C2 की वैल्यू जो कि 302 थी, वो हमें कहाँ मिलेगी? E1 E2 E3 तो तीनों एक साथ जुड़ी, किसी भी एक पे चेक कर लेते हैं, सेम आ रही है। कहीं भी देखो सेम आ रही है, क्योंकि तीनों एक ही लाइन है। अब हमें देखना है कि हमारा E4 E5 E6 क्या है। तो यहां पर E4 देखो, E5 E6 E4 कहाँ है? E4 ग्राउंड है, E4 ग्राउंड है, E5 E6 है आउट मतलब यहां पर देखोगे स्पीकर आउट। अब स्पीकर आउट लाइन कहां जाएगी? आपके B2B पे। अब B2B पे कुछ कनेक्ट है भी नहीं, तो OL ही आनी है। तो E5 E6 पर OL और E4 पर ग्राउंड आएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो E4 ग्राउंड, E5 OL, E6 OL। अब आ जाते हैं हम किस पर? F पर। तो F1 F2 F3 F4 F5 F6 सब के सब इनसे जुड़ी हैं, तो सबका सब OL ही आएगा। तो सब पर OL ही मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, लास्ट लाइन है हमारी, तो OL। अभी सब एक साथ जुड़ रही हैं, आखिरी की भी OL, तो मतलब सब कुछ क्या है? OL है। तो यहां पर हमने देखा कि हमारी यहां पर कूल टेस्टिंग में हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। एक सस्पिशियस पिन मिली है हमको, है ना, जो पिन नंबर क्या है? B6। तो हमें यहां पर हॉट टेस्टिंग में चेक करेंगे कि इस पर क्या वोल्टेज है।
चलो एक आईसी में तो हमको प्रॉब्लम नहीं मिली, स्पीकर वाली में, तो फिर स्पीकर क्यों नहीं चल रहा है? मान लेते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो चलना था, तो मतलब कूल टेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं मिली तो हॉट टेस्टिंग में मिलना चाहिए। हो सकता है वो आपका V6 ही हो, जो भी है। तो अब हम चलते हैं दूसरी वाली जो निकली पड़ी है, उसकी भी पैड वैल्यू ले लेते हैं, वो भी सेम है। तो ये दूसरी वाली आईसी है तो सेम ही, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इसका नोच पॉइंट कहाँ पर है? नीचे की साइड है। तो देख लेते हैं हम इसका A1 415, ठीक है। A2 कौन है? BCL के, ठीक। A3 LRC के, ठीक है। A4 क्या है? SCL 416। A5 क्या है? SDA 417, ठीक है। A6 क्या है? कैपेसिटर लगा है इस पे OL, जो कि हमने देखा था OL ही आना चाहिए। यहाँ देखें ये। अब हमें देखना है A6 के बाद B की लाइन, तो B1 B2 B3, तो B1 B2 आपका डाटा इन डाटा आउट है, तो B1 410, B2 411। अब B3 क्या है इसमें? B3 ग्राउंड है। B4 पर आपका वैल्यू है 1.8 की, ठीक है ना। तो B4 क्या है? B3 क्या है? ग्राउंड है। B4 पर वही 1.8 की लाइन है, तो इस पर भी वही 117 रीडिंग आ रही है, क्योंकि इस पर वहां भी हमने देखी थी कम ही रीडिंग थी, जो कि हमारा V6 पर है। देखो क्या लिख रहा है? VREG L21B 1.8, और ये भी सेम लिखा है, तो ये सेम ही लाइन इसलिए कम आ रही है। अब हमें देखना है V5, तो V5 क्या है यहाँ पर? V5 यहाँ पर इंटरप्ट, तो V5 की रीडिंग चेक करते हैं। V5 पर रीडिंग 422, और फिर V6 मतलब हमारा वही VDDD, तो V6 पर सेम रीडिंग आएगी, क्योंकि वही जो कि आपकी V4 थी वही आपकी V6 पे आई है, आप देख सकते हैं वाई लाइन। तो अब हम B देख लिया, तो C1 देख लेते हैं। C1 C2 पर BBAT, जो कि वही आपका VPH, और C1 C2 C3 OL, C5 OL, C3 C5 C4 भी OL। तो C1 C2 पर रीडिंग आएगी, बाकी सब पर OL आएगा। तो C1 पर रीडिंग 302, C2 पर 300, हाँ वही सेम ही, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे जुड़े हैं। बाकी सब NC मतलब सब पर OL, NC नहीं है, OL है। C3 C5 NC है, और आपका जो C4 है वो OL है, और C6 भी OL है। अब हमें देखना है E, तो E की लाइन कहाँ पर है? E1 E2 E3, वो सेम वही की वही लाइन जिस पर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, और E4 ग्राउंड, E5 E6 OL, क्योंकि आउटपुट है रिसीवर का, वो स्पीकर का था, ये रिसीवर का है। तो यहाँ पर हम देखें E की लाइन, तो ABCD की चाहिए, C के बाद D आएगा। तो D में देखो तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 सब के सब ग्राउंड हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो सारी लाइन एक ही है, कहीं भी चेक करो ग्राउंड ही मिलना है। और हमने फिर E का देखा था, तो E1 E2 E3 सब पर सेम रीडिंग आएगी, क्योंकि एक ही लाइन है। और फिर हमारा बाकी E4 ग्राउंड है,
और E5 E6 हमारे आउटपुट थे, इसलिए OL। अब इसके बाद हमने देखा था लास्ट का F1 F2 F3 F4 F5 F6 सब OL आएगा क्योंकि कैपेसिटर लगा है। तो हमारी लास्ट की लाइन है, अब कहीं भी देखो सब में आपको OL ही मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ भी हमें कोई ऐसा ओपन लाइन नहीं मिली, कोई लाइन शॉर्ट नहीं मिली। यहाँ भी वही 1.8 की लाइन जो है हमें क्या दिख रही है, वही जो उसमें थी वो इसमें भी दिख रही है कि इसमें वैल्यू कम है। तो एक बार हमें वो देखना पड़ेगा कि 1.8 यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हॉट टेस्टिंग, क्योंकि कूल टेस्टिंग तो दोनों की देख ली। तो हॉट टेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट को ऑन करना पड़ेगा, ऑन करके चेक करना पड़ेगा। तो इसको मदरबोर्ड को फिट करते हैं फोन के अंदर और बैटरी को लगाते हैं। बैटरी को लगाने के बाद सेट को ऑन करेंगे। ऑन होने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे जो हॉट टेस्टिंग में जो जो चीज़ आनी चाहिए वो वहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सेट यहाँ ऑन हो गया है, ये यहाँ एब्रो टेप लगाया है, सेट ऑन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो वोल्टेजेस जो जो वोल्टेज जहाँ आने चाहिए वो एक बार हम चेक कर लेंगे हॉट टेस्टिंग में। हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज मोड में लगाएंगे मल्टीमीटर को, और वोल्टेज मोड में लगाने के बाद यहाँ पर हम वोल्टेजेस चेक करेंगे कि हमारी आईसी में वोल्टेज वो कहाँ कितने मिलने चाहिए। तो हम इससे अपर साइड है, तो अपर साइड में हम ये वाली आईसी को चेक कर लेंगे जो कि यहाँ है। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज कहाँ कहाँ मिलने चाहिए। तो पहले हमें जो शक था वो B6 पे था, तो पहले तो हम इस पे 1.8 चेक कर लेते हैं B6 पे। तो सबसे पहले हम B6 का ही वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो रेड ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे, रेड से चेक करेंगे B6, ये है B6। तो 1.79 मतलब सही आ रहा है, ठीक है, 1.8 जितना ही है। तो अब इस पे शक खत्म क्योंकि वोल्टेज आ रहा है। तो हमें यहाँ B6 का वोल्टेज मिल गया। अब इस पे रीडिंग कम क्यों है, क्योंकि मल्टीपल जगह गई होगी। तो जब ज़्यादा करंट का कंजप्शन होता है तो उसकी जो इम्पीडेंस वो है कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं C1 C2 पर, E1 E2 E3 पर हमें VPH वोल्टेज मिलना चाहिए। तो C1 C2 पर VPH वोल्टेज मिलना चाहिए, E1 E2 E3 पर भी मिलना चाहिए। तो C1 3.7 3.8 मिल रहा है और हमारा E1 इस पर भी सेम मिल रहा है, मतलब वोल्टेज मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ भी मिल गया। अब यहाँ तो मिलना नहीं है, अभी वोल्टेज आईसी लगी नहीं है, आउटपुट में अभी कुछ होना नहीं है, ग्राउंड पे हमें देखना नहीं है, ग्राउंड पे हमें देखना नहीं है। जो भी देखना है वो हमें कहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है। अब जैसे रीसेट है तो A1, अब A1 पर हमें क्या वोल्टेज मिल रहा है कुछ, तो A1 पे चेक कर लेते हैं। तो 1.8 मिल रहा है, अब रीसेट पे 1.8 आता है तो मिल रहा है, तो ये भी ओके है। अब हमें देखना है कि हमारा A4 A5 इन दोनों पर वोल्टेज है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो डाटा क्लॉक है, इन पर भी तो 1.8 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 1.8, तो वो देख लेते हैं हम कि क्यों आना चाहिए, है ना। हालांकि ये एक्टिव डाटा क्लॉक एक्टिव होती तभी वोल्टेज आता है, लेकिन इस पे क्यों आना चाहिए, अभी तो एक्टिव नहीं होगी क्योंकि आईसी नहीं लगी है। तो नेक्स्ट करके देखते हैं, तो दूसरी आईसी में भी सेम जा रहा है। फिर नेक्स्ट करते हैं, तो एक और ऑडियो स्विच करके आईसी है U2401, उसमें भी जा रहा है। फिर नेक्स्ट करते हैं, तो एक आईसी है जो किसके लिए है, कैमरा के लिए है, फ्रंट कैमरा वाइड कैमरा, मतलब सारे कैमरा के लिए एक एलडीओ वोल्टेज बना रही है, उसके पास जा रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं, तो यहां पर आप देखो वही वोल्टेज जो वहां में कम दिख रहा था, जिसकी वैल्यू कम दिख रही थी, वही वोल्टेज यहाँ पर इन दो रेसिस्टर पर आकर के 2.2 किलो ओम के रेसिस्टर पर आकर के SCL SDA पर आया है। तो ये तो परमानेंट वोल्टेज है, जब वहां मिल रहा है तो यहाँ भी मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ठीक है, वो कौन कौन पिन पे मिलना चाहिए। अब आ गया ये CPU में, ये है हमारा CPU SM6450, और हम हैं अभी, ये दूसरी आईसी है, ये रिसीवर वाली आईसी, आप देख सकते हैं रिसीवर। हमें जाना है स्पीकर वाली आईसी पे, तो ये आ गई आपकी स्पीकर वाली आईसी, आप यहाँ देख सकते हैं स्पीकर। तो हम यहाँ पर हैं, तो हमें A4 A5 पर 1.8 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए।
तो A4 A5, तो 4 मिल रहा है 1.8। फिर देखते हैं A5, ओ यहां वोल्टेज नहीं, यहां तो होना था, अब यहां पर नहीं है, तो क्या यहां पर क्यों नहीं है? हो सकता है रेसिस्टर ओपन पड़ी हो। तो किस पे नहीं है? हमें A5 पर। A5 कौन है? SDA। तो हमें देखना पड़ेगा कि SDA पे लगी हुई रेसिस्टर ओपन तो नहीं हो गई है। तो हम इस लाइन को देखते हैं कि कहां कहां जा रही थी, वहीं पर चलते हैं और उस पर लगी हुई रेसिस्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं यहां पर। तो हो सकता है ये रेसिस्टर ओपन पड़ी हो, लेकिन ये ओपन होती तो हमें वैल्यू में चेंजेस मिलते, लेकिन वैल्यू हमें सेम आ रही है, मतलब ये लगी है। तो फिर वोल्टेज पास क्यों नहीं कर रही है, वो देखना पड़ेगा। तो एक बार इसको कॉपी करते हैं और यहां पर चेक करते हैं। तो ये लग रही है आपकी दूसरी वाली एम्पलीफायर आईसी के जस्ट ऊपर यहां पर, तो वो पीछे साइड है, वो भी हम देखेंगे। चलो, लेकिन हमें ये तो मिल गया कि इसमें जो है एसडीए का वोल्टेज गायब है। अब एसडीए का वोल्टेज गायब है तो डाटा लाइन काम नहीं करेगी, डाटा लाइन काम नहीं करेगी तो कहां से आपका एम्पलीफायर चलेगा? अब एम्पलीफायर में भी वही जा रही है, आपके स्पीकर के भी उसी में जा रही है और आपका रिसीवर में भी जा रही है। तो दोनों एम्पलीफायर इसके वजह से भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपका डाटा लाइन जा रहा है तो दोनों बंद है। लेकिन ये डाटा लाइन और कहां गई है, तो वो सारे के सारे सिस्टम बंद होंगे, अकेला स्पीकर से ही मतलब नहीं है। तो ये तो स्पीकर आपका सीपीयू आ गया, ये आपका कौन है? रिसीवर, इसलिए बंद है। ये आपका कौन है? स्पीकर, इसलिए बंद है। ये कौन है? ऑडियो स्विच। तो आपका ऑडियो स्विच भी बंद होगा, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। तो ऑडियो स्विच है क्या? ऑडियो स्विच देख लेते हैं। तो ऑडियो स्विच में डाटा क्लॉक जा रही हैं, तो ये क्या कर रहा है? यूएसबी डीएम डिटेक्ट, यूएसबी डीपी डिटेक्ट, फिर लिख रहा है यूएसबी सीसी इंटरप्ट, डीपी डीएम। तो अच्छा, यहां पर आपका लेफ्ट राइट कनेक्शन भी आ रहा है हेडसेट के, मतलब आपका एयरफोन भी इसी से चल रहा है, एयरफोन का माइक भी इसी से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका एयरफोन भी काम नहीं करेगा, फिर जो टाइप सी से चलता होगा इसका एयरफोन, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो आपकी जो PM 7250 भी है, उसमें आपके SBU साइड बैंड यूज जो होता है, मतलब वो सिर्फ एयरफोन के लिए ही काम करता है ये सिस्टम। तो एयरफोन के लिए जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका पूरे के पूरे ऑडियो को बिठा दिया इसने, क्योंकि रिसीवर भी बंद, स्पीकर भी बंद, ऑडियो स्विच भी बंद, जिसकी वजह से माइक भी बंद और जिसकी वजह से एयरफोन भी बंद, ठीक है। तो इसका एयरफोन भी बंद हो गया होगा, इसकी वजह से आप एयरफोन लगा के देखना, नहीं चलेगा, ठीक है। और डीपीडीएम की प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है अगर डीपीडीएम इसके थ्रू गए होगा तो चार्जिंग भी आपकी इसमें चार्ज नहीं करेगी, मतलब कनेक्ट कर सकती है चार्जिंग, लेकिन फास्ट ना करे। तो एक बार हम चार्जिंग देख लेते हैं, यहाँ पर चार्जिंग में कोई इंपैक्ट आया कि नहीं। अगर वो भी हमें डीपीडीएम को ट्रैक करना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट जा रहे हैं कि नहीं आईसी में। तो चार्जिंग तो ले रहा है, कितने की ले रहा है? 1.1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.1, 1.2, 1.1, 1.2। अब आप सोचिए कि ये 1.1, 1.2 पे चलने वाला फोन है क्या? तो ये फास्ट पर नहीं जा रहा है, मतलब इसके डीपीडीएम भी काम नहीं कर रहे हैं, है ना। फास्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीपीडीएम डायरेक्ट भी गए होंगे, लेकिन यहाँ पीएमआई तक तो नहीं गए ना, क्योंकि पीएमआईसी इसमें कनेक्टेड है, यूएसबी डीपीडीएम कनेक्शन। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी चार्जिंग में भी इंपैक्ट आ गया। तो अब सोचिए, खाली एक जगह इसने इंपैक्ट नहीं डाला, इसने चार्जिंग पे भी इंपैक्ट डाल दिया कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम चाहे तो अभी डीपीडीएम को ट्रेस करके पता लगा लेंगे कि अभी इतनी भी 1.2 भी क्यों ले रहा है, उसका लेने के भी कारण पता चल जाएगा, नहीं तो ये भी नहीं लेता। तो वो भी इसमें हम ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चार्जिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम रिपेयर कर रहे हैं वो ऑडियो। तो ऑडियो रिपेयर कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो वो भी हम ट्रैक कर लेते हैं। तो हमारा ये स्विच भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, मतलब ये सस्पेंड पड़ा है, ये स्विच काम ही नहीं कर रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये कहां जा रहा है?
कैमरा आईसी में। अब कैमरा आईसी में जा रहा है तो इसके कैमरा भी नहीं चलने वाले, क्योंकि जो कैमरा की जो आईसी है जो वोल्टेज बना रही है वो कौन कौन से बना रही, फ्रंट कैमरा, आपका मेन कैमरा, आपका वाइड कैमरा, मतलब ये सारे के सारे कैमरा बंद निकलेंगे। बंद है क्या इसके कैमरे? बंद है। देखो कैमरे नहीं चल रहे हैं तो इसके कैमरे भी बंद हैं। नेक्स्ट, अगर कैमरा लगे होते तो हम कैमरा भी चेक कर लेते। नेक्स्ट करते हैं, फिर आ जाते हैं वहीं जहां से हम गए थे। तो सीधी बात कहने की है कि इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो किससे निकली है? डाटा की लाइन से। हमें डाटा की लाइन को सही करना है, उसमें वोल्टेज लेके आना है कि आखिर उसमें वोल्टेज हुआ तो हुआ गायब कैसे। ठीक है, तो चलो हमें हॉट टेस्टिंग में ये चीज तो मिल गई। अब इसके बाद क्या हमें और आगे चेक करना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। देखो इंटरप्ट लाइन जो है, इंटरप्ट लाइन है आपकी डाटा इन डाटा आउट LRC के या VC के, ये तो तब काम करेंगी तब क्या आएंगे, इन पे ऑडियो सिग्नल आएंगे। अभी तो सस्पेंड पड़ा है, ऑडियो सिग्नल आना ही नहीं, तो इन्हें चेक करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। ठीक है, VBAT हम देख ही चुके हैं, स्विच की लाइन हम देख ही चुके हैं, V6 हम देख ही चुके हैं, और एक कैपेसिटर पे कुछ मिलना नहीं है जब तक आईसी लगी नहीं है, और जब तक आईसी एक्टिव नहीं है। तो मतलब जितना चेक करने का था हमने कर लिया। तो अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, हमें वो डाटा लाइन को ओके करना है। वहां पर GR मोड में कोई हमें दिक्कत नहीं मिली, कोई तकलीफ देखने को नहीं मिली। तो अब हमें हो सकता है कि वहां पर रेसिस्टर ओपन हो, लेकिन वहां भी एक शक होता है कि ओपन होता तो वैल्यू चेंज हो जाती, तो ओपन नहीं है इसका मतलब। फिर आखिर प्रॉब्लम है कहां, तो उसे देखने के लिए हमें मदरबोर्ड को पलटना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी साइड लगे हैं। सेम साइड होते तो हम देख पाते, बड़े अच्छे से देख पाते, लेकिन जब दूसरी साइड होते हैं तो तकलीफ में आ जाती कहानी। तो आईसी के बाजू में लगे हुए ये दो रेसिस्टर हैं जो डाटा और क्लॉक के हैं, तो हमें इन पर वोल्टेज चेक करना है। तो अभी हम चेक करते हैं। यहां पे है 1.79, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पर भी है। तो मतलब इनपुट में तो दोनों साइड वोल्टेज है, आउटपुट में एक तरफ नहीं है। क्या ये रेसिस्टर की वैल्यू बढ़ गई है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, कि इधर दे ही नहीं रही है सिर्फ उधर ही हो? तो हो सकता है रेसिस्टेंस बढ़ गई हो, तो वो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस कितनी है। कुछ भी हो सकता है, तो अभी हम एक बार ये देख लेते हैं। तो एक बार ओहम्स मोड में हम मल्टीमीटर को लगा लेते हैं, और अभी फोन चालू है। देखो जब हमारा ऑनलाइन होता है, मतलब फोन ऑन होता है, उसमें पावर होती है, तब चेक करने का कोई मतलब नहीं है, जीरो ही आने वाली है क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या करना होता है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करना होता है, मतलब कोई भी पावर सोर्स कनेक्ट नहीं होना चाहिए जब आप कूल टेस्टिंग कर रहे हो। हॉट टेस्टिंग में पावर ही कनेक्ट होना चाहिए और कूल टेस्टिंग में पावर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। देखते हैं हम वैल्यू, तो यहां पर आ रही है 2.196 के, 2.2 के मतलब समथिंग समथिंग सही है, तो इसकी वैल्यू एकदम सही है। फिर तकलीफ कहाँ है भाई, वैल्यू सही है तो। अब वैल्यू इसकी सही है तो मतलब इसको वोल्टेज तो पास करने ही चाहिए। तो दोनों आईसी तो निकली पड़ी हुई हैं। अब नहीं निकली है तो कौन, ऑडियो स्विच। नहीं निकली है तो कौन, LDO, कैमरा LDO। और नहीं निकला है तो कौन, ये तो लगे ही हैं, ये तो लगे, इनको निकालना भी नहीं है। नहीं निकला है तो CPU। अब वो CPU भी ड्रॉप कर सकता है वोल्टेज को, वो ड्रॉप आपका ऑडियो स्विच भी कर सकता है, वो आपका कैमरा LDO भी कर सकता है। लेकिन हमको 1 बाय 1 एक एक करके उठा के देखना है कि आखिर ड्रॉप कर कौन रहा है, क्योंकि लाइन में GR आ रही है। सबसे बड़ी बात, GR आ रही है लेकिन वोल्टेज नहीं है, और वैल्यू भी ओके है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आईसी क्या कर रही, सारा करंट ड्रॉप कर जा रही है, जिसकी वजह से वोल्टेज क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम ओम्स मोड में इसकी वैल्यू चेक करते हैं लाइन की, कि जो हमारा रेसिस्टर है उस पर वैल्यू कितनी है। ओम्स मोड में जब चेक करते हैं तो हमें ये कहाँ रखनी होती है, ब्लैक ग्राउंड में, और रेट से चेक करते हैं। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2.59 किलो ओहम। दूसरे की वैल्यू कितनी है, 5 किलो ओहम। अच्छा 2.6, 2.63, 2.60, लगभग सेम ही है, 61। एक बार हम
फॉरवर्ड में ही देखते हैं, फॉरवर्ड में क्या होता है। तो यहां है 3.8K, है ना, यहां है 3.8K, मतलब सेम ही है। तो यहां तो हमें तकलीफ का पता ही नहीं चल रहा है जीआर में, ना तो ओम्स मोड में पता चल रहा है, ना डायोड मोड में पता चल रहा है, दोनों की वैल्यू सेम सेम आ रही है। और कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग में पता चल रहा है कि दिक्कत है। तो फिर अब हमें एक एक करके आईसी उठा लेना चाहिए, दो तो निकली ही पड़ी है, तीसरी उठाने के देखेंगे, चौथी उठा के देखेंगे, आखिरी में सीपी उठाएंगे, क्योंकि सीपी उठाने के बाद वोल्टेज कैसे मिलेंगे तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, फिर फाइनल हो जाएगा, आखिरी सीपीयू बचता है। तो अब हमें देखना है कि हमारा कौन था ऑडियो स्विच, ये कहां लगा है। तो इसकी लोकेशन देखते हैं और इसको उठाते हैं। ये लगा है आपके जस्ट कनेक्टर के ऊपर, मतलब यहां, यही है ना। तो एक बार इसको उठा के देखते हैं, इसकी कंडीशन समझते हैं। चलो ये तो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इसके कितने नंबर पिन पे वो डाटा क्लॉक आ रही है। तो डाटा लाइन जो है वो पिन नंबर E3 पर है। तो एक बार हम E3 और D3 की रीडिंग चेक करते हैं। तो लगा लेते हैं हम डायोड मोड में E3 और D3। अभी बोर्ड गर्म है तो जीआर तो चेंज होगी ही, क्योंकि बोर्ड हीट कर रहा है। तो एक बार ठंडा ही कर लेते हैं, E3 और D3। तो E3 की रीडिंग 416, 419 सेम है। अब भाई इसके निकालने के बाद रीडिंग तो सेम ही है, रीडिंग तो तब भी सेम थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया पहले कितनी थी, लगे हुए में भी सेम थी, 419, और अभी भी कितनी है, मतलब इस आईसी का कोई फर्क ही नहीं था, इसके लगाने से कोई इंपैक्ट ही नहीं था। अब हम फिर से सेट को ऑन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि वहां पर वोल्टेज आया कि नहीं। हमें, हमारा मकसद है कि हमें वोल्टेज कहां चाहिए, डाटा की लाइन पे वोल्टेज चाहिए, चाहे हमें एक और आईसी उठानी पड़े, चाहे जो भी करना है वो करना पड़े। कुल मिला के वहां जब तक वोल्टेज आएगा नहीं तब तक सेट में आपका ऑडियो चलेगा नहीं, ना ऑडियो चलेगा, ना कैमरा चलेगा, ना चार्जिंग फास्ट मोड में जाएगी, ना एयरफोन चलेगा। तो हमें डाटा की लाइन पे कहां देखना था, कौन सी उस पर देखना था, पिन नंबर A5। तो A5 पर हमें क्या देखना है, वोल्टेज कितना, 1.8। तो हमारे पास ये आईसी है और इसके हमें देखना था A5 पर। तो A5 आ गया, A4 पर, दोनों पर आ गया ना, कुछ समझ में आया, फॉल्ट मिला, कहां था फॉल्ट, ऑडियो स्विच में। तो फॉल्ट इसमें था, तो इसके निकालने से सही हो गया, तो मतलब लगाने से फिर खराब हो जाएगा। तो फिर इसे लगाने क्यों है, इसे लगाना नहीं है, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, एक एक एम्पलीफायर लगाते जाएं और चेक करते जाएं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहां तक तो आ गए कि हमने डाटा पे वोल्टेज ले आए। तो पहले हम यही वाली आईसी लगाते हैं, स्पीकर वाली। पता है इसकी खुशी, फॉल्ट मिलने की खुशी किसको हुई, जिसका फोन था, और किसी को नहीं हुई।
तो हमने इसमें एक एम्पलीफायर लगाया है जो कि स्पीकर के लिए है। अब ऑन करके देखते हैं हमारा एम्पलीफायर चालू हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि स्पीकर के लिए एक और लगाना पड़ेगा। अभी माइक की गारंटी नहीं ले सकते हम, क्योंकि माइक और कहीं से भी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ऑडियो स्विच से माइक में दिक्कत आ सकती है। तो एक बार हम देखते हैं कि रिकॉर्डर चालू हुआ कि नहीं। हो सकता है माइक चालू हो गया हो। हाँ, माइक तो चालू हो गया। तो यहाँ माइक चालू हो चुका है। तो माइक हो गया है चालू, तो मतलब ऑडियो स्विच से माइक तो गड़बड़ था, ये तो क्लियर हो गया। अभी स्पीकर नहीं चला है। हो सकता है कि इसलिए नहीं चला हो कि एक और आईसी लगने के बाद ही चले, तो एक और आईसी लगा ही देते हैं। तो एक और आईसी है, वो भी लगा लेते हैं हम, जो रिसीवर की है, क्योंकि दोनों में कॉमन लाइनें आ रही हैं ना। तो हो सकता है कि दोनों इसी वजह से बंद हो, मतलब बंद कर दी गई हो कि भाई दोनों लगेंगी तभी पैर के बाद चलेगा। हो सकता है आवाज अभी भी ना आए। वो कब आए? जब आपका ऑडियो स्विच लग जाए। अभी कोई आवाज नहीं है। चलो कोई नहीं, आवाज क्यों नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। ऑडियो स्विच भी लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हमें ऑडियो स्विच लगा देना चाहिए। फिर भी नहीं आई तो फिर ढूंढेंगे। माइक चल गया, ये ठीक है। अभी हम ऑडियो स्विच भी लगा देते हैं। तो ऑडियो स्विच अब ये तो खराब है, तो दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाते हैं। जो भी ये साथ में बोर्ड लेके आए हैं उसमें होना तो चाहिए। अभी भी नहीं चला। तो अब तो तकलीफ वाली बात है, अब क्यों नहीं चला देखना पड़ेगा। एक बार हम देख लें हमारा माइक फिर से बंद तो नहीं हो गया। क्योंकि हमने अब स्विच लगा दिया ना, नहीं हुआ। अब इसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, तो मुझे इसमें कुछ रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमें स्पीकर को अच्छे से चेक करना है। उसकी हो सकता है उसके अभी जो डाटा ही नहीं आ रहा हो उसके पास, तो चेक करने के लिए एक रिकॉर्डिंग, थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। हो गए 3 मिनट, 3 मिनट 2 सेकंड। अब इसकी वहाँ की रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हम करेंगे इसको प्ले। प्ले करने के बाद जो हमारा ऑडियो आईसी है ऊपर ही दिख रही है उसमें, तो मुझे देखने पड़ेंगे कि इसमें जो ये डाटा क्लॉक आए हैं, इन डाटा क्लॉक की, तो इनका टेस्ट पॉइंट कहाँ है वो यहाँ आके देखेंगे सीपीयू के नीचे। तो हमें क्या करना है, फिर उठा के फ़ोन को सीपीयू को पलटाना है, मतलब फ़ोन को पलटना है। तो फिर वो
मदरबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि पीछे साइड है। एक बार हम ये सब चेक करने के पहले ये देखें नीचे हमारा स्पीकर तक कनेक्शन जा भी रहे हैं कि नहीं। हो सकता है नीचे नहीं जा रहे हो, है नहीं? हो सकता है कि नहीं? कुछ ना कुछ गड़बड़ पड़ा हो और हम सोच रहा हूँ कि भाई आवाज नहीं आई, तो एक बार नीचे हम स्पीकर पे चेक कर लेते हैं। तो डायोड मोड में चेक कर लेते हैं। 444 सेम, कोई शॉर्टिंग नहीं, आपस में भी शॉर्टिंग नहीं है, वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक बार स्पीकर को देखते हैं। ये भी ठीक है, 0.005। स्पीकर भी ठीक है। ये वायर नीचे ही गया था क्या? ये नीचे जाते हुए दिख रहा है ना। यहाँ तो कनेक्टर है, यहाँ कनेक्टर है, मतलब नीचे ही गया है। स्पीकर की एक कॉइल देखनी है कहाँ लगी है, और मुझे चेक करना है कि मेरा स्पीकर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। हो सकता है कि कनेक्शन नहीं बन रहा हो। इन दोनों पर मुझे आपस में, क्योंकि मैंने अभी लगा दिया नीचे पत्ता, तो मुझे इन दोनों पर स्पीकर की इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 0.005। इन दोनों पर नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। तो मुझे इन पर वैल्यू आपस में तो मिलनी थी स्पीकर जितनी। अभी यहां देखूंगा तो मुझे जो मिलेगी डायोड वैल्यू मिलेगी वो आईसी की मिलेगी, 446 444। लेकिन आपस में तो कनेक्ट होने के बाद मुझे उनकी स्पीकर जितनी मिलनी थी, मतलब स्पीकर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैंने स्क्रू अच्छे से कर दिए तब भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो सारी प्रॉब्लम नीचे पड़ी है। मुझे जब तक वहां पर प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिलेगा तब तक काम कैसे चलेगा? ऐसा दबा होना जरूरी है इसका। तो अब एक कोई चाहिए मुझे थोड़ा सा इसको दबाने के लिए, एक बंदा यहां से पत्ते के नीचे से, क्योंकि वहीं पर वो कनेक्टेड है। छोड़ो ये, तो यहाँ लूज कांटेक्ट है, वेरीफाई करना था। यहाँ क्या है, कनेक्शन जो है वो लूज है। इसमें एक ऊपर कोई पत्ती लगी थी क्या स्टील की? कहाँ है वो? क्योंकि उसे दबाने का कुछ है ही नहीं, उसे दबाने की वो पत्ती होगी। क्योंकि देखो यहाँ स्क्रू का छेद है, यहाँ स्क्रू है, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा जो कि यहाँ से यहाँ इसको ऊपर कवर करके दबा रहा होगा। हाँ, कोई स्टील की पत्ती, जो कि अभी क्योंकि यहाँ स्क्रू मारने से यहाँ स्क्रू मारने से भी नहीं दब रहा है, वो तब भी नहीं दब रहा है। तो मतलब जरूरत तो है वहां पे, ऐसे दबाना पड़ रहा है, ऐसे। ये देखो, अब देखते हैं यहाँ पे। अगर कनेक्शन बन गया होगा तो आवाज आ जाएगी। चलो, कनेक्शन तो बना। अभी भी मोटो ने हेलो मोटो, कोई नहीं। अब आप खुद सोचो कि प्रॉब्लम कभी कभी बहुत छोटी भी हो सकती है। अगर हम फिर से शुरू हो जाते आईसी उठाना और ये चेक करना वो चेक करना, डीएसओ खोल लेते
सब कुछ देख रहे होते हैं यार, सिग्नल तो सब आ रहे हैं, सोचते यार अब कहाँ से तकलीफ है भाई। तो प्रॉब्लम बहुत छोटी भी हो सकती है, जो बड़े बड़े टेक्नीशियनों को भी क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। तो अपन ने उससे पहले क्या सोचा कि यार ऐसा तो नहीं नीचे कनेक्शन ही नहीं पहुंच रहे हो, बिल्कुल अपन को वही मिला। तो पहले अपन को क्या प्रॉब्लम मिली, इसका जो हमारा ऑडियो स्विच था वो लीकेज कर रहा था 1.8 को डाटा को, उसकी वजह से इनका कैमरा बंद था, इनका रिसीवर बंद था, इनका स्पीकर बंद था, और ऑडियो स्विच बंद होने की वजह से माइक भी बंद था। बिल्कुल चलेंगे, कैमरे भी चलेंगे, माइक चली गया, ऑडियो हमारा कंप्लीट सक्सेस हो गया। तो इस तरह से अगर हम एक सही वे में, सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, है ना। अगर रास्ता ही उल्टा पकड़ लोगे, जाना पूर्व में है, पश्चिम की तरफ चले जा रहे हो, बोल रहे हो मंजिल क्यों नहीं मिल रही, तो कहां से मिलेगी भाई। खाली आईसी रिबॉलिंग से तो कुछ नहीं होना, खाली सीपीयू रिबॉलिंग से तो कुछ नहीं होना। और कर ही चुके थे, ये तो रिवॉल्व कर ही चुके थे ना, आईसी कर ही चुके थे ना सीपीयू और यूएफएस। तो जब यूएफएस कर लिया, सीपीयू कर लिया, आईसियां कर ली, तो मतलब फॉल्ट तो वहां से था ही नहीं। अगर इसी को बिना आईसियां निकाले हम टेस्ट करते तो कैसे करते, सबसे पहले हम हॉट टेस्टिंग करते। हॉट टेस्टिंग में हम डाटा के लॉग देखते हैं, हम उनके टेस्ट पॉइंट देखते हैं, हम उन पे अपने डीएसओ से सिग्नल चेक करते। तो जब डाटा के लॉग गड़बड़ थी तो हमें सिग्नल भी नहीं मिलते। फिर क्यों नहीं मिलते, हम जाते, हम देखते कि पुल अप पर वोल्टेज है कि नहीं, तो वहीं से हमें पता चल जाता, बिना आईसी उठाए हम ढूंढ लेते कि फॉल्ट कहाँ है। फिर उसके बाद आईसियां उठा के हम पता करते कि 1.8 क्यों नहीं आ रहा है, किस वजह से नहीं आ रहा है। और हम फाइनली फिर भले ही हम आईसियां उठा लेते, सारी उठा लेते, लेकिन फॉल्ट तो हमें पहले ही मिल जाता ना। तो इस तरह से हम फॉल्ट को अच्छे से ढूंढ पाते हैं। लेकिन फॉल्ट को सही वे में ढूंढने के लिए, सही तरीका से ढूंढने के लिए आपको किस चीज का नॉलेज होना जरूरी है, स्कीमेटिक का। और वो भी प्रॉपर, खाली लाइन लाइन देखने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कब किस पर वोल्टेज मिलेगा। हमने क्यों नहीं देखी, हमने डाटा ऑडियो की लाइनें क्यों चेक नहीं की हॉट टेस्टिंग में, क्योंकि हमें पता ही था इन पे अभी कुछ नहीं आने वाला है। वो कब पता चलेगा, जब आपको नॉलेज होगा। या उनको भी चेक करते, उन पे भी कुछ नहीं मिलता, फिर बोलते इन पे नहीं मिल रहा, उनकी खराबी मान लेते। उनकी खराबी वही मान सकता है जिसको नॉलेज ना हो। नॉलेज है तो आप सही जगह पे ही अटैक करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि दीपक सर सीधा सामने बोर्ड रखते हैं और सीधा फॉल्ट पे पहुंच जाते हैं, कैसे हो जाता है ऐसा। यार ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है फॉल्ट को फाइंड करने का। क्योंकि आपको स्कीमेटिक आता है तो आप उस तरह से बिल्कुल फॉल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में कई लोग सोचने लगते हैं कि या तो नहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं है, पहले से बनाया हुआ तो नहीं है, खुद क्रिएट तो नहीं किया है फॉल्ट। तो भाई यहाँ सामने स्टूडेंट का लिया जाता है, सामने खुद बैठे हैं। तो यहाँ जो भी फॉल्ट रिपेयर किया जाता है आप लोगों से लेके किया जाता है। कहीं हम अपने खुद के गोडाउन से उठा के नहीं लाते हैं, खुद के जो कुरियर से आते हैं हम वो भी उठा के नहीं लाते हैं। मतलब जो भी है वो आप ही का होता है लाइव है। तो वीडियो बनेगा, अगर वीडियो बनने लायक फॉल्ट है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। छोटी मोटी फॉल्ट के तो हम वीडियो डालते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फोन डेली नहीं बनाते, वो फोन डेली बनाते हैं, लेकिन उनकी वीडियो नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फॉल्ट के क्या वीडियो डालें। आईसी रिवॉल्व करके दिखा दें, कोई मतलब निकलेगा। सीपीयू रिवॉल्व करके दिखा दें, औरों की तरह की बात सीपीयू रिवॉल्व जॉब डन, और दिखा रहे हैं 5G फोन। अदर लोग क्या करते हैं कि कोई भी 5G फोन उठा लेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोगो पटक रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, बंद है, सीधा सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, वीडियो डाल देंगे। तो क्या मतलब है उस वीडियो का, रिवॉल्व कोई नहीं कर सकता क्या। और आज के टाइम पे 90% टेक्नीशियन हर कंडीशन में सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, तो वो तो हो ही जाता है उनका, जो सीपीयू से होगा वो तो हो ही जाएगा, उसे वीडियो देखने से क्या फायदा। अगर हम वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखाओ जिससे किसी को नॉलेज मिले। इसलिए हमारे वीडियो कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो अच्छे आते हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। हम रिवॉल्विंग वाले वीडियो नहीं डालते हैं, आपने कभी नहीं देखे होंगे हमारे रिवॉल्विंग के वीडियो। एक ही ऐसा वीडियो दिखा होगा रिवॉल्विंग का जिसमें क्या था, डबल डेकर दिखाया था कि कैसे रिवॉल्व करते हैं। शॉर्टिंग के वीडियो हमारे नहीं देखे होंगे ऐसे कि भाई एक कैपेसिटर शॉर्ट है, बस उखाड़ के फेंका और हो गया सेट से। ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा कि हम शॉर्टिंग निकाल के दिखा रहे हैं। हम तभी वीडियो बनाते हैं तब कुछ अच्छा किसी को सीखने को मिले। शॉर्टिंग रिवॉल्विंग तो सभी कर लेते हैं लगभग,
बस फ्रेशर ही नहीं कर पाते हैं, बाकी जिसकी स्किल अच्छी वो तो कर ही लेते हैं, और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, सीखने की जरूरत भी नहीं, वो वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है उन लोगों को। लेकिन कुछ सीखना है, स्कीमेटिक्स सीखना है, कुछ फॉल्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो वीडियो में कुछ ऐसा दीजिए या ऐसा देना चाहिए जो किसी के काम आए। इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन आता है, बोलते हैं ना देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, है ना। तो वो वाला हमारा हिसाब किताब है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको करके दिखाया? इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग की और हमें पता चला ट्रेसिंग में कि वो फॉल्ट कहाँ से निकला। एक ऑडियो स्विच आईसी लगी थी, उससे निकला, जो कि ना तो डायोड वैल्यू में पता चल रहा था, ना ओहम्स में पता चल रहा था। वो सिर्फ हमें मिला वोल्टेज टेस्टिंग, मतलब हॉट टेस्टिंग में हम उसको पकड़ पाए, और हम एक आईसी पे पहुंचे और वहीं से हमें फॉल्ट मिल गया। अगर हम उससे भी नहीं मिलता तो और आगे जाते और आगे जाते, हो सकता है वो सीपीयू से भी हो सकता था, लेकिन लक अच्छा था कि एक ही आईसी से, पहली आईसी से फॉल्ट मिल गया और टाइम भी बच गया। तो क्या आप भी चाहते हैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना? अभी तक आपके पास ऐसे कई फोन आ रहे होंगे आपकी शॉप पे, जो कि रोज 2-4 फोन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बन रहे होंगे और लौट के जा रहे होंगे, जिससे आपको एक अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा। लेकिन क्या होता है कि उस लॉस की वजह से आप सोचते तो हैं कि मुझे सीखना चाहिए क्योंकि लॉस हो रहा है। आपके मन में आता है कि कहीं ना कहीं मुझे जाना चाहिए क्योंकि लॉस हो रहा है, डेली लॉस हो रहा है। जैसे ही आप सोचने का प्लान बनाते हैं, कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, और माइंड में एक फिर अटैक होता है, आपका दूसरा माइंड क्या बोलता है? नहीं बाबा, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जो हम शॉप पे डेली काम आ रहा है 1000, 2000, 5000 का, वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो सीखेंगे नहीं, कम से कम 15 दिन 20 दिन तो कहीं जाना ही पड़ेगा। और 15-20 दिन का आप लॉस क्या काउंट करने लगते हैं उंगलियों पे कि यार मेरा अगर रोज का 2000 का भी नुकसान है तो मेरा 15 दिन का 30,000 का नुकसान हो जाएगा, आपका 20 दिन में 40,000 का नुकसान हो जाएगा। तो वो 15, 20, 30,000 रुपए के पीछे आप रुक जाते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। आप भरोसे बैठे हैं यूट्यूब के कि कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो आएगा, कभी ना कभी वीडियो आएगा, उसे देख के सीख लेंगे। हाँ, कभी आ सकता है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि आपके हाथ में जो फोन है उससे संबंधित आपको वीडियो मिल ही जाए? बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे आप क्या कर रहे हैं कि आप वो 30-40 हजार बचाने के चक्कर में आप रोज नुकसान कर रहे हैं, रोज आपके पास से फोन जा रहे हैं। तो रोज रोज जो नुकसान हो रहा है वो उन 30-40 हजार के नुकसान से बहुत बड़ा नुकसान है। आप काउंट कीजिए, आप कब से सोच रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। लोग 5-5 साल से सोच रहे हैं कि कहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे, लेकिन उनको जाने कौन नहीं दे रहा है? उनके रोज की इनकम। यार इतना आ रहा है, इतने दिन जाऊंगा, इतना लॉस हो जाएगा, कोई मैं कैसे जाऊं? आसपास होता तो मैं चला जाता। जरूरी कौन है कि आपके आसपास आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए? अच्छी बात है, अगर आपके आसपास अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आप बिल्कुल अप डाउन कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपना सब कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि रोज का नुकसान बहुत बड़ा है। आप सोचिए, अगर आप 5 साल से सोच रहे हैं, आप 2 साल से सोच रहे हैं, तो आप पर डे का अगर 1000 रुपए का भी नुकसान कर रहे हैं तो 5 सालों में आप कितना नुकसान कर चुके हैं? काउंट कीजिए, आप खुद सोच, मतलब समझदार। तो कुछ टेक्नीशियन ये सोचते हैं कि अभी नहीं जाऊंगा, अभी मेरा काम अच्छा चल रहा है, अभी कस्टमर है, अभी सीजन चल रहा है, अभी जाऊंगा तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते वो उस समय का इंतजार करते हैं जब काम कम हो जाता है। तो जब काम कम होता है, मार्केट डाउन होता है, उस समय का इंतजार करते हैं कि मैं मार्केट डाउन होगा तब जाऊंगा। जब मार्केट डाउन होता है तो उस समय सोचते हैं कि यार अब क्या जाऊं मैं, क्योंकि कमाई इतनी है नहीं, कमाई है नहीं, फिर मुझे वहां जाना है, मुझे फीस देना है, मुझे इतने टाइम देना पड़ेगा, तो मैं पैसे कहां से लाऊं? तो फिर जब सीजन डाउन होता है, मार्केट डाउन होता है, उस समय देखते हैं कि यार काम ही नहीं है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, क्या जाना है अभी? उस समय ज्यादा काम होता नहीं है, फोन ज्यादा आते नहीं है, ज्यादा उलझते नहीं है, ज्यादा वापस जाते नहीं है, तो मन भी कहता है ठीक है, जितना है उतने में ही खुश रहो। जैसे जैसे काम बढ़ता है, सीजन आता है, मार्केट अप होता है, मार्केट में फिर से काम आना स्टार्ट होता है, फिर पैसा आना स्टार्ट होता है, फिर बहुत सारे फोन लौटने लगते हैं, फिर लगता है कि यार इतने सारे फोन लौट रहे हैं, नुकसान हो रहा है, कहीं जाना चाहिए। लेकिन उस समय सीजन चल रहा होता है, मार्केट अच्छा चल रहा होता है, तो फिर सोचते हैं कि यार अभी लॉस होगा, अभी बहुत अच्छी कमाई चल रही है, जब जाएंगे जब सीजन डाउन होगा, मार्केट डाउन होगा। तो ये कहानी चलती रहती है।
कभी सीजन अप होता है, कभी डाउन होता है, और हमारा माइंड हमेशा यही कहता रहता है अभी मत जा, नुकसान है, अभी मत जा, नुकसान है, अभी मत जा, पैसा नहीं है। और ऐसे ही ऐसे हमने सालों बिता दिए और कितना नुकसान कर चुके हैं, आप खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए। इसलिए अभी सोच लीजिए, आज ही सोच लीजिए कि अब ये नुकसान नहीं करना है, अब अपने आप को अपग्रेड करना है। ये तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, इसी का नाम जिंदगी है। तो अभी निर्णय लीजिए और अच्छा डिसीजन लेकर के अच्छी जगह पर अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी सीट अभी बुक कीजिए। अगला बैच जो है हमारा 10 फरवरी से होने वाला है, तो सीटें लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।